नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल तुलसी एस्ट्रो ज्योतिष में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। आजकल अब उंगलियों की संरचना और उनके बारे में पढ़ रहे हैं और उंगलियों के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार और उसके आने वाले भविष्य के बारे में अच्छी तरह से जान सकते हैं। उंगलियां हमारे व्यवहार का सूचक हैं और हमारा व्यवहार ही निर्धारित करता है कि हमारे भविष्य में क्या अच्छा होने वाला है हमारे साथ में। तो अब तक मैंने आपको बताया था कि उंगलियों की संरचना कैसी होनी चाहिए। आज मैं उंगलियों के बारे में और अंगूठे के बारे में थोड़ी बातें आपको और बताऊंगी। आइए बात शुरू करते हैं अंगूठे से। अंगूठे की लंबाई क्या होनी चाहिए? तो ये हमारा अंगूठा है और अंगूठे की लंबाई, ये हमारी तर्जनी उंगली है। तो तर्जनी उंगली के प्रथम पर्व के बिल्कुल या तो ये मध्य तक चला जाता है या फिर इसके मूल तक ही रहता है। ये हमारे अंगूठे की लंबाई होती है, स्टैंडर्ड लंबाई। जो बाकी सारी उंगलियां होती हैं, इनके लंबाई के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। उंगलियों में 3 पर्व होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा पर्व। ये भी मैंने आपको बताया था। इन तीनों पर्वों को जो ये संधि रेखाएं हैं, ये आपस में विभाजित करती हैं। ये संधि रेखा 1, यहाँ पर 2 इस तरह से होती हैं। ज़्यादातर करके उंगलियों में 3 पर्व ही माने गए हैं, परंतु यदि यहाँ पर 3 पर्व से ज़्यादा पर्व हो जाते हैं तो फिर ये तथ्य विचारणीय हो जाता है, क्योंकि उसके विपरीत परिणाम फिर आगे आकर देखने को मिलते हैं। ये हमारा अंगूठा है और यहाँ पर किस प्रकार के चिन्ह होने चाहिए हमारे अंगूठे पर और हमारी उंगलियों पर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ यव चिन्ह होते हैं, माला की तरह होते हैं, जंजीर जैसे दिखाई देते हैं। तो फिर वो यदि जंजीर जैसी कोई संरचना आपको अंगूठे के पर्व में या उंगलियों के पर्व में आपको दिखाई देती है तो फिर इसको बहुत ही शुभ माना गया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारी उंगलियां जो हैं ये और अंगूठा जो है ये पर्व में बटा हुआ होता है। तो पहला जो पर्व है वो बुद्धि का होता है, दूसरा मन का होता, व्यवसाय का होता है और तीसरा हमारे भौतिक चीज़ों का या फिर हमारे संबंधों का होता है। आइए इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। पहले हमें पर्वों के महत्व को समझना पड़ेगा। तो जो पहला पर्व है हमारा ये वाला, इसको हम बुद्धि का पर्व मानते हैं। ये आत्मा, बुद्धि का पर्व और मन, ये सभी इन्हीं सभी चीज़ों को निर्धारित करता है। तो यदि ये पहला पर्व बड़ा हो जाता है, इसका तात्पर्य ये है कि आपकी बुद्धि का बड़ा होना, हम इसको ऐसे मान सकते हैं। ये हमारी मानसिक स्थिति या हमारे मन को दिखाता है। ये जो दूसरा पर्व है ये हमारे व्यवसाय को दिखाता है, यानी हमारा व्यवसाय कैसा होगा, हम किस प्रकार से कार्य करेंगे, हमारा व्यवसाय में हम कितना आगे बढ़ेंगे, वो हमें ये हमारा दूसरा पर्व दिखाता है। तीसरा पर्व हमें सांसारिक और शारीरिक बातों के बारे में बताता है। तो अब ये जो तीनों आपको पर्व दिखाई दे रहे हैं ये आपको सभी उंगलियों पर ही दिख रहे हैं, अंगूठे पर भी दिख रहे हैं। तो फिर प्रत्येक उंगली में प्रत्येक पर्व क्या कहता है, इसको हम अलग अलग तरह से समझेंगे। आइए पहले बात करते हैं तर्जनी उंगली की। तो जो ये मान लीजिए कि ये तर्जनी उंगली का जो प्रथम पर्व है, यदि ये बड़ा है तो इसको, ये तर्जनी उंगली को खाने से माना जाता है। ये हमारे भोजन ग्रहण करने की तीव्रता और क्षमता को बताता है। तो यदि पहला पर्व हमारा बड़ा है तो इसका मतलब कि हमारे मन में भोजन को लेकर बहुत विचार आते हैं। दूसरा पर्व यदि पहले पर्व की तुलना में छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम भोजन के बारे में बात तो बहुत करते हैं, सोचते तो बहुत हैं, पर हम उसके लिए उद्यम नहीं करते हैं और हम उसको खा नहीं पाते हैं क्योंकि हम उद्यम ही नहीं कर रहे हैं। परंतु यदि पहला पर्व और दूसरा पर्व दोनों ही बड़े बड़े हों और दोनों ही समान लंबाई के हों, परंतु तीसरा पर्व जो कि हमारे शरीर को बता रहा है, तो यदि तीसरा पर्व हमारा छोटा है, इसका मतलब हम भोजन के लिए मन भी है, हम उसके लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, परंतु हमारी जो शारीरिक क्षमता है वो हमको ये नहीं बता रही है कि हम कितना खा पाएंगे, क्योंकि खाने के लिए हमारे शरीर का साथ देना भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारी शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है
हमारी शारीरिक स्थिति कितनी बढ़िया है, हम कितना खाना खा सकते हैं। तो पहला पर्व मन हो गया, दूसरा पर्व व्यवसाय हो गया और तीसरा पर्व समाज और समाज की स्थिति। ये भौतिक पर्व है। उंगलियों में ज़्यादातर करके 3 पर्व ही होते हैं, परंतु मान लीजिए दूसरे पर्व पर कभी कभी एक रेखा आपको और भी दिखाई दे जाती है, तब वो 4 पर्व हो जाते हैं। तब उनके गुणों को हम अलग तरह से निर्धारित करेंगे, क्योंकि हर पर्व पे यदि मान लीजिए दूसरे पर्व पर जो पर्व है वो दो भागों में बट गया, तो उसके गुण भी आधे रह जाएंगे। फिर ये आपको अच्छा प्रभाव नहीं देगा और हमें जो इनके पर्वत हैं उंगलियों के, उनके भी हमें अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। अब उंगलियों पर आपने अपनी उंगलियों को ध्यान से देखिएगा, आपको उंगलियों पर रेखाएं दिखाई देंगी। कभी कभी ये महीन रेखाएं होती हैं, पतली और छोटी रेखाएं होती हैं, लंबी और खड़ी रेखाएं होती हैं, और कभी कभी यहाँ पर लेटी हुई रेखाएं होती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी जो उंगलियां हैं वो हमारे लिए ऊर्जा लाने का कार्य करती हैं। ये प्रकृति से ऊर्जा को ग्रहण करती हैं और उनका हमारे शरीर में प्रवाहित करती हैं, हमारे शरीर में उस ऊर्जा का संचरण करते हैं। तो जहाँ भी ये 2 जो पर्व हैं वो 2 भागों में बट गए, तो निश्चित रूप से वहाँ पर अवरोध पैदा हुआ। तो प्रकृति से जो ऊर्जा हमें मिलनी चाहिए उस पर्व के द्वारा हमारे शरीर को, उसमें ये विरोध का काम करेगा, बाधाएं डालेंगी। तो वो जो प्रकृति की ऊर्जा है उसका संचरण हमारे शरीर में नहीं हो पाएगा। यदि आपके शरीर में खड़ी हुई आपके जो ये उंगलियां हैं इनके पर्वों में खड़ी हुई रेखाएं हैं, तो यह सहयोग की रेखाएं मानी जाती हैं। यानी जो कुछ लोग आपका बहुत सहयोग करेंगे, आपको अपने जीवन में काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा, इनको शुभ माना गया है। अब जो यहाँ पर अगर आप देखें कि लेटी हुई रेखाएं हैं, तो लेटी हुई रेखाएं उसी प्रकार से अवरोध का काम करती हैं। जैसे आप नदी में यदि कुछ डाल दें तो वहाँ पर लेटा हुआ यदि कुछ लकड़ी या कुछ भी इस तरह की चीज़ें डाल दें तो नदी का बहाव धीमा पड़ जाता है। इसी तरह हमारी उंगलियां जो कि बाहर से प्रकृति से ऊर्जा का संचरण करके उस ऊर्जा को हमारे शरीर में प्रवाहित करती हैं, तो फिर उस ऊर्जा का जो प्रवाह है उसमें अवरोध पैदा होगा और वो प्रकृति की ऊर्जा हमारे शरीर में ठीक तरह से नहीं जा पाएगी। आइए अंगूठे की बात करते हैं। अंगूठे का जो प्रथम पर्व है ये हमारी इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यानी ये हमारा जितना मजबूत होगा, हमारी इच्छा शक्ति उतनी ही अधिक मजबूत होगी। जो हमारा दूसरा पर्व है वो तर्क का प्रतीक है। यानी हम अपनी बात को साबित करने के लिए कितना तर्क कर सकते हैं। समाज के साथ हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम कितना संघर्ष कर सकते हैं और कितना संघर्ष करके हम आगे बढ़ सकते हैं, ये हमें हमारे अंगूठे का दूसरा पर्व बताता है। जो तीसरा पर्व है, यहाँ अंगूठे में अक्सर तीसरा पर्व नहीं दिखाई देता है। तो तीसरा पर्व कहाँ गया अंगूठे का, जबकि सामान्यतः तो 3 पर्व होने ही चाहिए। तो इसके नीचे शुक्र का पर्वत होता है और शुक्र चूँकि प्रेम के प्रतीक हैं, इसीलिए ये जो शुक्र का पर्वत है इसी को अंगूठे का तीसरा पर्व माना जाता है। यानी पहला हमारी इच्छा शक्ति का, दूसरा हमारे तर्क का और तीसरा पर्व अंगूठे का हमारे प्रेम संबंधों को दिखाई देता है। ये हमारी इच्छा शक्ति का भी प्रतीक बन जाता है। तो हमारे वैवाहिक जीवन में कैसे संबंध बनेंगे, हमारे मित्र से, हमारे समाज में हमारे कैसे संबंध बनेंगे, ये हमें अंगूठे का तीसरा पर्व ही बताया गया है। प्राचीन शास्त्रों में अंगुलियों को लेकर काफ़ी विवेचना की गई है और इसमें कुछ ग्रंथों में भी बहुत अलग अलग तरह की बातें बताई गई हैं। जिसमें भविष्य पुराण है वो कहता है यदि उंगलियों के बीच में यहाँ पर आपको छिद्र दिखाई देते हैं तो फिर ये ऊर्जा के बहने का संकेत है। ऐसे व्यक्ति के पास धन से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं। इस तरह इसको समझें कि जैसे आपने अपने हाथ में रेत उठाई, तो यदि आपकी उंगलियों के बीच में छिद्र हैं तो रेत फिर उंगलियों में से फिसल जाएगी।
इसी तरह धन को, बुद्धि और व्यवहार को भी समझना चाहिए कि यदि हमारी उंगलियों के बीच में छिद्र होंगे, हमारी उंगलियां विरल होंगी या फिर हमारी उंगलियां में कोई कमी होगी, तो फिर हमारे को धन का सामना, धन से संबंधित समस्याओं का सामना करता रहना पड़ेगा। और भी जो गरुड़ पुराण है वो कहता है कि यदि उंगलियां सीधी हों तो शुभ होती हैं, एकदम सीधी उंगलियां हों तो शुभ होती हैं और ऐसे लोगों की आयु भी लंबी होती है। यदि उंगलियां चपटी होती हैं तो व्यक्ति नौकरी करता है। यदि उंगलियां अनावश्यक रूप से मोटी हैं तो ये अच्छा नहीं है, न धन की दृष्टि से न स्वास्थ्य की दृष्टि से। यदि उंगलियों के सभी पर्व लंबे हैं और अंगूठे के मूल में रेखाएं हैं, यव चिन्ह हैं, तो फिर ऐसे लोग धनवान होते हैं, दीर्घायु होते हैं और संतान को पाने वाले होते हैं। यदि कनिष्ठा उंगली अनामिका उंगली के प्रथम पर्व से आगे निकल जाती है तो ऐसा व्यक्ति धनी भी होता है और लंबी आयु वाला भी होता है। यदि सभी उंगलियां लंबी हों तो फिर व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। यदि उंगलियां विरल हो, सूखी हो, कुटिल हो या उनमें त्रुटि हो तो फिर ऐसे लोगों के पास धन कम रुकता है। कनिष्ठा उंगली के लंबा होने पर ऐसा माना जाता है, जैसे नारद संहिता में कहा गया है कि व्यक्ति की आयु लंबी होती है, परंतु जब आप किसी का विश्लेषण कर रहे हैं तो आप बाकी चीज़ों पर भी ध्यान दें। सिर्फ कनिष्ठा उंगली की लंबाई को देखकर ही आप उसकी आयु का निर्धारण ना करें, ये सही नहीं रहेगा। उसके लिए आयु रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, ये सब भी देखना पड़ेगा, तभी हमको किसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा। परंतु कनिष्ठा उंगली से आयु के बारे में देखने के लिए काफ़ी सारी किताबों में और जो पुराण हैं उनमें बताया गया है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि स्त्रियों की उंगलियों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। यदि स्त्रियों की सभी उंगलियां गोलाई लिए हुए बराबर पर्व वाली, आगे से गोल एकदम कोमल हैं, उनमें गांठ भी नहीं है, तो फिर ऐसी स्त्रियां सुखों को भोगने वाली होती हैं। इस तरह से उंगलियों को लेकर भिन्न भिन्न पुराणों में, भिन्न भिन्न किताबों में बहुत कुछ बताया गया है। एक छोटी सी वीडियो में ये सभी कुछ कह देना संभव नहीं है। तो आज के लिए बस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने आपको उंगलियों की संरचना के बारे में, उन पे पर्व के बारे में और उनके पर्वतों के बारे में मैंने आपको बताया। आने वाली वीडियो में मैं रेखाओं के बारे में भी आपको बताना शुरू करूँगी, जिसे देखकर, जिसे समझकर आप स्वयं भी अपने हाथ का विश्लेषण भी कर सकते हैं और दूसरों का भी आप हाथ को देखकर उनका भी विश्लेषण आप कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे, और शेयर भी कीजिएगा। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ज्योतिष संबंधी कोई भी जानकारी चाहिए, टैरोट कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, कोई जन्म कुंडली से संबंधित किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो जन्म कुंडली से संबंधित समस्याओं के उपाय के लिए या फिर उन समस्याओं से निदान करने के लिए आपको नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।